लचित बोरफुकन एक ऐसे असमिया योद्धा जो असम में एक नायक के तौर पर जाने जाते हैं। 24 नवंबर को लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती का दिन है। 16वीं सदी में मुगल विस्तारवाद को सफल चुनौती देने वाले लचित की जयंती 1930 से ही पूरे असम में लचित दिवस के रूप में धूमधाम से मनाई जाती रही है। 1999 में भारतीय सेना ने हर साल नेशनल डिफेंस अकादमी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट को लचित बोरफुकन स्वर्ण पदक देने का निर्णय लिया। 1930 में विद्वान गोलबचंद बरुआ ने देवधाय पंडित के पास उपलब्ध बुरांजी का मूल सहित जो अंग्रेजी अनुवाद किया था, उसमें भी लचित बोरफुकन की कहानी विस्तार से आती है। आजादी के तुरंत बाद 1947 में ही असम सरकार ने इतिहासकार एस.के. भुइयां ने उन पर किताब लिखी, लचित बोरफुकन एंड हिज टाइम्स, और अमर चित्र कथा सीरीज के तहत भी उन पर एक कॉमिक्स प्रकाशित हुई, लेकिन असम से बाहर आज भी उन्हें कम ही लोग जानते हैं। 1970 में प्रकाशित अपनी किताब असम इन अहोम एज में निर्मल कुमार बासु बताते हैं कि 13वीं सदी में असम में अहोम वंश का वर्चस्व स्थापित हुआ था। महान ताई वंश की शान शाखा के अहोम योद्धाओं ने सुखपा के नेतृत्व में स्थानीय नागों को पराजित कर वर्तमान असम पर कब्जा किया और अगले 600 वर्षों तक असम पर इनका आधिपत्य रहा। इस इलाके का वर्तमान नाम असम भी इसी अहोम वंश के नाम पर है। अहोम वंश का आरंभिक धर्म बागफी ताई धर्म, बौद्ध धर्म और स्थानीय धर्म का मिला जुला रूप था और 2010 में सूचना मंत्रालय की तपन कुमार गोगोई के निर्देशन में बनी डॉक्यूमेंट्री हिज मैजेस्टी द अहोम्स के अनुसार 18वीं सदी में जाकर ही वहां हिंदू धर्म पूरी तरह स्थापित होता है। बासु के अनुसार 16वीं सदी से ही वहां वैष्णव संप्रदाय का प्रभाव बढ़ने लगा था। बासु बताते हैं कि आमतौर पर अहोम राजा दूसरे धर्मों के प्रति काफी सहिष्णु थे। 17वीं सदी के आरंभ तक असम अहोम शासकों के अंतर्गत पूरी तरह से स्वाधीन राज्य था और इसकी सीमाएं पश्चिम में मनहा नदी से पूरब में सादिया की पहाड़ियों तक कोई 600 मील में फैली थी, जिसकी औसत चौड़ाई 50 से 60 मील तक की थी। सादिया पहाड़ियों से तिब्बत के लिए कई रास्ते खुलते थे, जबकि मनहा नदी के पूर्वी तट तक मुगल साम्राज्य की सीमा थी। उन दिनों राज्य की राजधानी पूर्वी इलाके में गरगांव हुआ करती थी और गुवाहाटी लोअर असम के प्रमुख बोरफुकन का मुख्यालय था। ये दौर मुगल असर के बढ़ते जाने का था और 1639 में अहोम सेनापति मोमाई तामुली बरबरुआ और मुगल सेनापति अल्लाह यार खान के बीच हुई एक संधि में गुवाहाटी सहित पश्चिम असम मुगलों के हाथ में चला गया। लेकिन 1648 में अहोम साम्राज्य के प्रमुख बने राजा जयध्वज सिंह ने शाहजहां की बीमारी का लाभ उठाकर मुगलों को मनहा नदी के उस पार धकेल दिया और ढाका के करीब मुगल इलाकों पर कब्जा करके अनेक मुगल सैनिकों को बंदी बना लिया। इसी समय कूच बिहार ने भी खुद को आजाद घोषित कर दिया। दिल्ली की सत्ता पर कब्जा करने के बाद औरंगजेब ने मीर जुमला को पूर्वी भारत पर फिर से मुगल आधिपत्य स्थापित करने के लिए भेजा। कूच बिहार पर विजय हासिल करने के बाद मीर जुमला 1662 के आरंभ में असम पहुंचा और मनहा नदी से गुवाहाटी के बीच का इलाका आसानी से जीतकर आगे बढ़ा। इतिहासकार भुइयां बताते हैं कि एक कायस्थ को लोअर असम का शासक नियुक्त करने के राजा के फैसले से सामंत वर्ग नाराज था और उसने बेमन से मीर जुमला के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिसकी वजह से वह लगभग निर्विरोध विजय हासिल करता गया। हालांकि मुगल सेना के कालियाबार तक पहुंच जाने के बाद अहोम सैनिक चेते, लेकिन मीर जुमला के सेनापति दिलेर खान दाऊदजई ने 26 फरवरी 1662 को सिमलूगढ़ का किला फतेह कर लिया। राजा जयध्वज सिंह पहाड़ियों में भाग गए और 17 मार्च 1662 को मीर जुमला ने राजधानी गरगांव पर कब्जा कर लिया। लेकिन असमिया जनता ने प्रतिकार जारी रखा और जयध्वज सिंह के निर्देश में चले संघर्ष के दौरान मीर जुमला को भी एहसास हो गया कि वहां बने रहने में कोई चतुराई नहीं है। अंततः जनवरी 1663 में घिलाझारी घाट में एक संधि हुई, जिसमें अहोम राजा ने पश्चिमी असम मुगलों को दे दिया और युद्ध के हर्जाने के रूप में 3 लाख रुपयों और 90 हाथियों के साथ 20 हाथियों का वार्षिक नजराना देने का वादा किया। साथ ही उन्होंने अपनी इकलौती बेटी और भतीजी मुगल हरम में भेज दी। इसके बाद फरवरी 1663 में मीर जुमला 12,000 असमिया बंधुकों के साथ लोअर असम की कमान राशिद खान को सौंपकर वापस चला गया। संधि के बाद हालांकि ऊपरी तौर पर राजा संधि की शर्तों को निभाते रहे, लेकिन भीतर भीतर अपने राज्य को मुगल प्रभुत्व से छुड़ाने के लिए कोशिशें भी करते रहे। अपनी सेना को मजबूत करने के अलावा उन्होंने आसपास के राज्यों से भी सहयोग की अपील की, लेकिन नवंबर 1663 में
राजा जयध्वज सिंह की मृत्यु हो गई और उनके चचेरे भाई चक्रध्वज सिंह नए शासक बने। नए राजा ने पद संभालने के साथ ही मुगल सेना के खिलाफ लड़ाई का इरादा जाहिर किया, लेकिन मंत्री और दरबारियों की सलाह पर अगले 2 साल तक हर तरह की तैयारी की गई। इसमें युद्ध काल के लिए पर्याप्त अनाज की व्यवस्था, सेनाओं का पुनर्गठन और जल सेना को मजबूत किया जाना शामिल था। अब सबसे बड़ा सवाल था अहोम सेना के लिए सेनापति का चुनाव। हफ्तों चली मंत्रणा के बाद लचित बरफुकन को यह जिम्मेदारी दी गई। लचित बरफुकन पूर्व सेनापति मोमाई तामूली बरबरुआ का सबसे छोटा बेटा था, जिन्होंने जहांगीर और शाहजहां के समय मुगल सेना से युद्ध किए थे। लचित की बहन पाखरी गबारू की शादी राजा जयध्वज सिंह से हुई थी और उसकी बेटी रबानी गबारू की शादी घिलाझारी घाट संधि के अनुसार औरंगजेब के तीसरे बेटे सुल्तान आजम से हुई थी। लचित की सैन्य और बाकी शिक्षा एक वरिष्ठ सामंत के जैसी हुई थी और वो अहोम सेना के सर्वोच्च पद पर पहुंचने के पहले घोड़ा बरुआ यानी घुड़साल प्रमुख, दुलिया बरुआ, सिमिल गुरिया फुकुन यानी कर वसूली का प्रमुख तथा डोला काशरिन बरुआ यानी पुलिस प्रमुख रह चुके थे। इन पदों पर रहते हुए उसने जो योग्यता प्रदर्शित की थी, उसी के चलते उन्हें अहोम सेनापति की जिम्मेदारी दी गई थी। मुकाबला उस समय की सबसे मजबूत मुगल सेना से था और चुनौती आसान नहीं थी, लेकिन अपनी सूझबूझ और वीरता से लचित बरफुकन ने जो किया वो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। 20 अगस्त 1667 को अहोम सेना ने मुगलों से अपनी जमीन छीनने के लिए प्रस्थान किया। लंबे युद्ध के बाद 2 नवंबर 1667 को इटाखुली का महत्वपूर्ण किला और गुवाहाटी का नियंत्रण जीत लिया गया। शत्रु को मनहा नदी के पार भेज दिया गया तथा मीर जुमला के बंदी अहोम सैनिकों को रिहा कराने के साथ कई मुगल सरदारों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जीते गए इलाकों की नए सिरे से किलेबंदी की गई ताकि भविष्य में होने वाले किसी आक्रमण का सामना किया जा सके। औरंगजेब भी चुप बैठने वाला नहीं था। उसने असम पर फिर से कब्जे के लिए राजा जयसिंह के बेटे राजा राम सिंह को भेजा। इतिहासकार भुइयां इसे एक तरफ उनकी योग्यता का सम्मान बताते हैं तो दूसरी तरफ शिवाजी और गुरु तेग बहादुर दोनों राम सिंह की ही निगरानी को चकमा देकर पलायन करने में सफल रहे थे, जिससे मुगल राम सिंह से नाराज थे। कहते हैं कि इन घटनाओं के बाद राम सिंह की पदवी और दरबार में शामिल होने का अधिकार छिन जाने से जयसिंह इतने आहत हुए थे कि उन्होंने प्राण त्याग दिए। जयसिंह की मृत्यु के बाद राम सिंह को पदवी और अधिकार तो मिले, लेकिन खलिश रह गई। मीर जुमला की मृत्यु के बाद बादशाह की नजरों में राम सिंह सबसे काबिल व्यक्ति थे और 6 जनवरी 1668 को उन्हें असम आक्रमण का सेनापति नियुक्त किया गया। वहीं जल सेना की कमान इस्माइल सिद्दीकी के हाथ में थी। राजा राम सिंह की सेना में 21 राजपूत सामंत, 30,000 की पैदल सेना, 18,000 तुर्की घुड़सवार और 15,000 तीरंदाज शामिल थे। ढाका में इसमें 2,000 सैनिक और शामिल हो गए। पटना से गुरु तेग बहादुर सिंह और 5 मुस्लिम पीरों को कामरूप में किसी संभावित काले जादू का मुकाबला करने के लिए साथ ले लिया गया। अहोम सेना जानती थी कि राजा राम सिंह का मुकाबला आसान नहीं। यही वो दौर था जब शिवाजी ने गुरिल्ला तकनीक अपनाकर काफी सफलता अर्जित की थी। चक्रध्वज सिंह इससे परिचित थे और इसके प्रशंसक भी। लचित बरफुकन ने इस तकनीक का सहारा लेने का निश्चय किया और किलेबंदी को लेकर उसकी सावधानी इसी बात से समझी जा सकती है कि जब एक किला समय से नहीं बन सका तो उसने इसके प्रभारी अपने सगे मामा को मौत की सजा देते हुए कहा, मेरा मामा मेरे देश से बड़ा नहीं है। फरवरी 1669 में अपनी विशाल सेना के साथ राजा राम सिंह सीमा की चौकी रांगा माटी पर पहुंच गए। सीधे मुकाबले के बजाय लचित बरफुकन ने गुरिल्ला युद्ध की नीति अपनाई। राजा राम सिंह की सेना तेजपुर के पास 2 लड़ाइयों में विजयी रही, लेकिन नौसेना के युद्ध में अहोम भारी पड़े। सुआलकुची के पास हुए युद्ध में भी अहोम सेना जल और थल दोनों जगह विजयी हुई। छापामार युद्ध के तहत बरफुकन के सैनिक आधी रात को किलों से निकलकर शत्रु सेना पर छिपकर हमला करते और भारी नुकसान पहुंचाते। राजा राम सिंह ने इसका विरोध करते हुए बरफुकन को लिखे एक पत्र में इसे चोर डकैतों वाली हरकत बताया और ऐसे युद्ध में भाग लेने को अपनी शान के खिलाफ कहा। जवाब में बरफुकन के ब्राह्मण दूतों ने कहा कि अहोम सेना केवल रात में युद्ध कर सकती है क्योंकि उसकी सेना में 1 लाख राक्षस हैं। ये साबित करने के लिए अगली रात सैनिकों को राक्षस वेशभूषा में भेजा गया और अंततः राम सिंह ने मान लिया कि उसका मुकाबला राक्षसों से है। राम सिंह ने अहोम सेना को सीधे युद्ध की चुनौती दी, लेकिन लचित बरफुकन ने अपनी नीति नहीं बदली।
सीसा के पास अचानक हमला करके अहोम सेना ने मुगलों को नुकसान पहुंचाया तो राम सिंह ने जवाबी हमला करके भयानक तबाही मचाई। इसके बाद दोनों पक्षों में शांति वार्ता शुरू हुई और लड़ाई कुछ दिन टल गई। इसी समय चक्रध्वज सिंह की मृत्यु हो गई और उनका भाई माजू गोहिन उदयादित्य के नाम से सिंहासन पर बैठा और उसने अपने दिवंगत भाई की पत्नी से विवाह किया। उदयादित्य ने शांति वार्ता बंद करके फिर से युद्ध शुरू करने का फैसला किया। अनेक उतार चढ़ाव और अलाबोई के मैदानी युद्ध में 10,000 सैनिक खोने के बाद सराय घाट के निर्णायक युद्ध में अहोम सेना विजयी रही और राम सिंह को मार्च 1671 में रंगामाटी लौटना पड़ा। इस युद्ध में आरंभिक सफलता मुगल सेना को मिली थी और अहोम सेना जब पीछे हटने लगी थी तो बीमार लचित बरफुकन एक छोटी सी नाव में खुद युद्ध में उतर गए और उसकी ललकार सुनकर जोश से भरे अहोम सैनिकों ने पूरी हिम्मत से लड़ते हुए राजा राम सिंह को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अहोम सेना और लचित बरफुकन की तारीफ करते हुए राजा राम सिंह ने कहा था, एक ही सेनापति पूरी सेना का नियंत्रण करता है। हर आसामी सैनिक नाव चलाने में, तीरंदाजी में, खाइयां खोदने और बंदूक और तोप चलाने में माहिर है। मैंने भारत के किसी हिस्से में इस तरह की हरफन मौला फौज नहीं देखी है। मैं जंग के मैदान में खुद शामिल रहते हुए भी उनकी एक भी कमजोरी नहीं पकड़ पाया। हालांकि मुगल सेना ने कोशिशें नहीं छोड़ी, लेकिन 1681 में अहोम सेना ने निर्णायक विजय हासिल कर ली और मुगल साम्राज्य के पतन के दौर में कमजोर शासकों ने असम पर कब्जे का कोई प्रयास नहीं किया। लेकिन 19वीं सदी आते आते कमजोर हो चुके अहोम साम्राज्य ने ब्रिटिश शासन के सामने घुटने टेक दिए और 600 वर्षों के आजाद शासन के बाद असम ब्रिटिश साम्राज्यवाद का गुलाम हो गया।